आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो हमारे संविधान का बिल्कुल फाउंडेशन है। भाग 1 यानी आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। ये इस बात की कहानी है कि आखिर हमारा ये इतना विशाल और जटिल राष्ट्र बना कैसे। जरा सोचिए उस दौर के बारे में जब हम विभाजन के संकट से जूझ रहे थे और 560 से ज्यादा रियासतें पूरे उपमहाद्वीप में बिखरी हुई थीं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी पूरे ढांचे को, इस आर्किटेक्चर को डिकोड करेंगे। और इस सफर की शुरुआत होती है आर्टिकल 1 की उस बहुत ही मशहूर पहली लाइन से, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देश के नाम पर काफी लंबी और गहरी बहस चली थी। एक तरफ भारत नाम था जो हमारी सदियों पुरानी विरासत और स्वदेशी पहचान को दिखाता है, और दूसरी तरफ इंडिया जो मॉडर्न इंटरनेशनल आइडेंटिटी और ब्रिटिश दौर की ट्रीटीज की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए जरूरी था। इन दोनों को मिलाकर हमारे संविधान निर्माताओं ने प्राचीन सभ्यता और एक आधुनिक लोकतांत्रिक गणराज्य का बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस क्रिएट किया। यहाँ पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का एक मास्टर स्ट्रोक समझना बहुत जरूरी है। इंडियन यूनियन ऑफ स्टेट्स और अमेरिकन फेडरेशन के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। ध्यान दीजिए, भारत को जानबूझकर फेडरेशन नहीं बल्कि यूनियन कहा गया। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत अमेरिका की तरह अलग अलग सॉवरेन स्टेट्स के बीच किसी अग्रीमेंट का नतीजा नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि किसी भी राज्य को भारत से अलग होने यानी सिसीद करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। ये एक अविनाशी संघ है, एक इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। राज्य तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा के लिए बनाए गए हैं। जब हम टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी भारत के राज्य क्षेत्र की बात करते हैं तो ये यूनियन ऑफ इंडिया से बहुत व्यापक टर्म है। इसे मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, राज्यों की टेरिटरी, दूसरा यूनियन टेरिटरीज और तीसरा एक्वायर्ड टेरिटरीज। ये प्रोविजन कितना दूरदर्शी था। इसने फ्यूचर में किसी भी नए बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल करने का रास्ता खुला रखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाद में पुर्तगाली और फ्रांसीसी कॉलोनीज के साथ हुआ। अंग्रेज जा चुके थे और पूरा उपमहाद्वीप 562 रियासतों में बटा हुआ था। देश के छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने का यानी बैल्कनाइजेशन का एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था, और यहीं से सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की वो बेहतरीन रणनीति शुरू होती है। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर थी, कैरेट एंड स्टिक यानी साम दाम दंड भेद। एक तरफ उन्होंने कूटनीति के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और प्रीवी पर्स का ऑफर रखा, तो दूसरी तरफ जहां जरूरत पड़ी वहां कड़ा रणनीतिक दबाव भी बनाया। ये कूटनीति ग्राउंड लेवल पे कैसे काम कर रही थी, इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल जूनागढ़ है। जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला कर लिया था, जबकि वहां की लगभग 80% आबादी हिंदू थी। जब भारत ने दबाव बनाया तो नवाब वहां से निकल गए। उसके बाद फरवरी 1948 में वहां एक जनमत संग्रह यानी प्लेबिसाइट करवाया गया, और ये आंकड़े देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। 1,90,779 वोट्स भारत के फेवर में और सिर्फ 91 वोट्स पाकिस्तान को। यहीं से इस नए रिपब्लिक का एक कोर प्रिंसिपल सेट हो गया कि सत्ता की वैधता शासक के फरमान से नहीं बल्कि जनता की मर्जी से तय होगी। हैदराबाद के इंटीग्रेशन की स्टोरी भी उतनी ही ड्रामेटिक है। ये उस वक्त की सबसे बड़ी और अमीर रियासत थी और वहां के निजाम इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। सरदार पटेल ने इसे बिल्कुल सही तरह से भारत के पेट में एक अल्सर का नाम दिया था, जिसे सर्जरी करके निकालना जरूरी था। नवंबर 1947 में एक स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन हुआ, लेकिन जब निजाम ने चुपके से पाकिस्तान से बातचीत जारी रखी तब हालात बदल गए। 13 सितंबर 1948 को इंडियन फोर्सेस आगे बढ़ीं, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया, और सिर्फ 5 दिन में 17 सितंबर को निजाम ने सरेंडर कर दिया। और इन्हीं सब के बीच जम्मू और कश्मीर का मामला भी एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट था। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की तरफ से ट्राइबल इन्वेजन हुआ। महाराजा हरि सिंह, जो पहले इंडिपेंडेंट रहने का मन बना चुके थे, उन्होंने राज्य को खतरे में देख भारत से मदद मांगी। लेकिन भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था, मिलिट्री हेल्प तभी मिलेगी जब स्टेट लीगली भारत का हिस्सा बनेगा। तो 26 अक्टूबर को महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, और अगले ही दिन 27 अक्टूबर को इंडियन ट्रूप्स को श्रीनगर एयरलिफ्ट किया गया। एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के बीच ये एक बहुत ही टेंस और तेजी से हुआ लीगल इंटीग्रेशन था। आइए आर्टिकल 2 पर आते हैं। ये आर्टिकल मौजूदा यूनियन के बाहर के एरियाज पर फोकस करता है। ये हमारी संसद को एक बहुत ही मैसिव पावर देता है।
इसके तहत संसद बिल्कुल नए राज्यों को इंडियन यूनियन में एडमिट कर सकती है या एस्टैब्लिश कर सकती है। और सबसे कमाल की बात यह है कि वो ऐसा उन शर्तों पर कर सकती है जो उसे ठीक लगे। यानी पार्लियामेंट के पास यहाँ एक बहुत बड़ी डिस्क्रिशनरी पावर है। इस डिस्क्रिशनरी पावर और फ्लेक्सिबिलिटी का सबसे बेहतरीन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अगर कोई है तो वो है सिक्किम की कहानी। 1950 में सिक्किम का स्टेटस एक प्रोटेक्टरेट का था। फिर 1974 में 35th संशोधन के जरिए एक बिल्कुल नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, एसोसिएट स्टेट का। लेकिन सिर्फ एक साल बाद 1975 में एक जनमत संग्रह हुआ और 36वें संशोधन के जरिए एसोसिएट स्टेट के टैग को हटाकर सिक्किम को फुली इंटीग्रेट कर लिया गया और वो ऑफिशियल तौर पर भारत का 22वां राज्य बन गया। जहां आर्टिकल 2 बाहरी क्षेत्रों के लिए है, वहीं आर्टिकल 3 इस अविनाशी संघ के इंटरनल मैप को फिर से ड्रॉ करने का इंजन है। इसी आर्टिकल के पास वो पावर है जिससे राज्य की सीमाएं चेंज होती हैं, नए राज्य बनते हैं, राज्य मर्ज होते हैं या फिर उनके नाम बदले जाते हैं। लेकिन संसद अपनी मर्जी से रातों रात ये सब नहीं कर सकती। इसकी एक बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोसीजर है। पहला, ऐसा कोई भी बिल बिना प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के नहीं आ सकता। दूसरा, अगर राज्य की बाउंड्री या नाम चेंज हो रहा है तो प्रपोजल स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजा जाता है। तीसरा, राज्य को अपने व्यूज एक फिक्स टाइम लिमिट में देने होते हैं। और चौथा और सबसे जरूरी पॉइंट, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। राज्य जो भी राय दे वो संसद पे बाइंडिंग नहीं होती। फाइनल डिसीजन हमेशा संसद का ही होता है। इस पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को 1959 के एक लैंडमार्क केस बाबूलाल पराटे वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे ने और सॉलिड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बिल्कुल साफ कर दिया कि संविधान के तहत प्रेसिडेंट को सिर्फ एक बार मूल प्रपोजल राज्य को भेजना होता है। अगर संसद बाद में बिल में कोई बदलाव करती है तो उसे बार बार राज्य के पास भेजने की कोई जरूरत नहीं है। इस रूलिंग ने ये पक्का कर दिया कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के मामले में हमारा फेडरल स्ट्रक्चर पूरी तरह से सेंटर के फेवर में झुका हुआ है। आज़ादी के ठीक बाद भाषा के आधार पर राज्यों को रीऑर्गेनाइज करने की बहुत जोर शोर से डिमांड उठी। शुरू में 1948 में धर कमीशन और जेवीपी कमेटी ने इस लिंग्विस्टिक डिवीजन को साफ मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें देश की एकता की फिक्र थी। लेकिन ग्राउंड पर प्रेशर बढ़ता गया। आखिरकार 1953 में फजल अली कमीशन ने कुछ शर्तों के साथ भाषा के बेस पर राज्य बनाने के आइडिया को व्यापक रूप से एक्सेप्ट कर लिया। और इसका नतीजा था 1956 का स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसने इंडिया का मैप पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जो पहले पार्ट ए, बी, सी और डी राज्यों का कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन था, उसको पूरी तरह खत्म करके 7वें संविधान संशोधन के जरिए देश को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में नए सिरे से रीऑर्गेनाइज कर दिया गया। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रोवोकेटिव लीगल सवाल सामने आता है। अगर आर्टिकल 3 संसद को ये पावर देता है कि वो किसी राज्य का एरिया डिमिनिश यानी कम कर सकती है, तो क्या इसका ये भी मतलब है कि भारत अपनी कोई जमीन किसी दूसरे विदेशी देश को सौंप सकता है? रेडक्लिफ अवार्ड की वजह से जो बॉर्डर के इश्यूज बच गए थे, उन्होंने ठीक यही लीगल चैलेंज खड़ा कर दिया था। इस कॉम्प्लेक्स सवाल का जवाब हमें 1960 के फेमस बेरूबारी यूनियन केस से मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एडवाइजरी ओपिनियन में बहुत ही क्लियर शब्दों में कहा कि नहीं, आर्टिकल 3 के अंडर आप देश का हिस्सा किसी विदेशी राज्य को यानी सीड नहीं कर सकते। ऐसा करने के लिए आपको आर्टिकल 368 के तहत एक फुल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ही जरूरत पड़ेगी। और यही वजह थी कि बेरूबारी यूनियन का हिस्सा पाकिस्तान को ट्रांसफर करने के लिए 9वां संविधान संशोधन लाना पड़ा था। लेकिन यहाँ एक बारीक लीगल फर्क है जिसे समझना चाहिए। 1969 के मगन भाई ईश्वर भाई पटेल केस के मुकाबले बेरूबाड़ी केस को देखें तो ये क्लियर होता है। अगर आप अपना कोई स्थापित क्षेत्र दे रहे हैं तो संविधान संशोधन जरूरी है, लेकिन अगर दो देशों के बीच सिर्फ एक डिस्प्यूटेड बॉर्डर को सेटल किया जा रहा है तो उसके लिए संविधान संशोधन की कोई जरूरत नहीं है। वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के जरिए लागू किया जा सकता है। और बेरूबाड़ी केस का जो प्रेसिडेंट था वो दशकों बाद फिर से काम आया। 2015 का 100वां संविधान संशोधन याद है? उसके जरिए इंडिया और बांग्लादेश ने अपने एनक्लेव्स एक्सचेंज किए थे। इंडिया ने 111 एनक्लेव बांग्लादेश को सौंपे और बदले में 51 एनक्लेव इंडिया आए। ये सिर्फ कोई लीगल प्रोसेस नहीं थी, बल्कि ये दशकों से चल रही एक बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी और स्टेटलेसनेस का एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल समाधान था।
और अब आखिर में बात करते हैं आर्टिकल 4 की। इसे आप वो लीगल ग्लू समझ सकते हैं जो इस पूरे आर्किटेक्चर को जोड़ कर रखता है। आर्टिकल 4 एक प्रोसीजरल सेफगार्ड है जो ओपनली डिक्लेयर करता है कि आर्टिकल 2 या 3 के तहत बनाए गए किसी भी कानून को आर्टिकल 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। यही वो अहम नियम है जो इस पूरे टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन को प्रैक्टिकली पॉसिबल बनाता है। आर्टिकल 4 के असली मायने समझना बहुत जरूरी है। ये प्रोसेस को रिजिड होने से बचाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि नक्शे में बदलाव करने वाले ये कानून संसद में एक सिंपल मेजॉरिटी से पास किए जा सकते हैं। ये डायरेक्टली हमारे स्ट्रॉन्ग सेंटर वाले मॉडल को रिफ्लेक्ट करता है। इसका फायदा ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ज़रूरतों के हिसाब से देश का नक्शा बिना किसी बड़े प्रोसीजरल डेडलॉक के बड़ी आसानी से अपडेट किया जा सकता है। तो जैसा कि हमने देखा, आर्टिकल 1 से 4 का ये फ्रेमवर्क भारत को एक अविनाशी संघ बनाता है। जूनागढ़ और हैदराबाद के इंटीग्रेशन से लेकर सिक्किम के विलय और बांग्लादेश के साथ बाउंड्री सेटलमेंट तक ये ढांचा हर जगह कारगर रहा है। लेकिन जाते जाते ये सवाल अपने जहन में ज़रूर रखिएगा, जैसे जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल ज़रूरतें बदलेंगी और इंडिया का मैप आगे इवॉल्व होगा, आर्टिकल 1 से 4 के ये फ्लेक्सिबल सिद्धांत भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल ज्योग्राफी के फ्यूचर को किस तरह शेप करते रहेंगे। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस सवाल पर विचार ज़रूर कीजिएगा।